अध्याय 16 डायरी का पहला पन्ना। अस्पताल। मीरा का इलाज चल रहा था। गोली कंधे को छूकर निकल गई थी, इसलिए उसकी जान बच गई। अस्पताल के बाहर पुलिस तैनात थी। अंदर वेटिंग एरिया में सान्या चुपचाप बैठी थी। उसकी शादी अधूरी रह गई थी। हाथों की मेहंदी अभी भी गहरी थी, लेकिन मन में सिर्फ सवाल थे। आर्यन उसके पास आया। तुम ठीक हो? सान्या ने हल्की मुस्कान की कोशिश की। पता नहीं। दोनों कुछ पल चुप रहे। डायरी। आर्यन ने वह पुरानी डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी किसी के हाथ लगे तो समझ लेना कि मुझे चुप करा दिया गया है। नीचे हस्ताक्षर थे, राजेश वर्मा। आर्यन का चेहरा गंभीर हो गया। वह आगे पढ़ने लगा। मल्होत्रा ग्रुप में करोड़ों का घोटाला हो रहा है, लेकिन धर्मवीर मल्होत्रा इसमें शामिल नहीं है। कोई उनके नाम का इस्तेमाल कर रहा है। आर्यन चौंक गया। क्या? आगे लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो असली गुनहगार का नाम इस डायरी के आखिरी पन्ने पर मिलेगा। लेकिन आखिरी पन्ने फटे हुए थे। आर्यन ने गुस्से में डायरी बंद कर दी। जिसे भी सच छिपाना था, उसने सबसे जरूरी हिस्सा निकाल लिया। मीरा का बयान। कुछ देर बाद डॉक्टर ने सभी को अंदर जाने की अनुमति दी। मीरा ने मुश्किल से आंखें खोली। उसने आर्यन को अपने पास बुलाया। बेटा। यह शब्द सुनकर आर्यन हैरान रह गया। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुम्हारे दादाजी को कभी अपराधी नहीं माना। तो फिर? असल दुश्मन। हमेशा उनके बहुत करीब था। कौन? मीरा कुछ कहने ही वाली थी कि मॉनिटर की बीप तेज होने लगी। डॉक्टर तुरंत अंदर आए। सभी लोग बाहर जाइए। मीरा बेहोश हो गई। सान्या का सच। अस्पताल के कॉरिडोर में सान्या की मां तेजी से वहां पहुंची। उनके चेहरे पर घबराहट थी। सान्या, मुझे तुमसे एक बात छिपानी नहीं चाहिए थी। सान्या चौंक गई। क्या बात, मां? उनकी आंखें भर आईं। राजेश वर्मा। वह रुक गई। तुम्हारे मामा थे। सान्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? उन्होंने ही तुम्हारे पापा की नौकरी लगवाई थी। उनकी मौत के बाद हमारा पूरा परिवार बिखर गया। सान्या की आंखों से आंसू बहने लगे। अब यह मामला सिर्फ आर्यन के परिवार का नहीं था, यह उसके अपने परिवार का भी अतीत बन चुका था। दूसरी ओर विक्रम कपूर अपने ऑफिस में बैठा था। उसके आदमी ने कहा, सर। डायरी उनके हाथ लग गई। विक्रम शांत होकर मुस्कुराया। मुझे पता है, लेकिन अगर उन्हें सच पता चल गया तो? विक्रम ने शतरंज का एक मोहरा उठाया। सच कभी पूरा नहीं मिलता, जब तक मैं जिंदा हूं। फिर उसने एक फोन मिलाया। अगला कदम शुरू करो। लक्ष्य। विक्रम की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। डायरी नहीं, सान्या। अध्याय 17 दिल की आवाज। अस्पताल की तीसरी मंजिल। रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। मीरा आईसीयू में थी। पुलिस पूरे अस्पताल की निगरानी कर रही थी। आर्यन खिड़की के पास खड़ा शहर की रोशनी देख रहा था। उसके हाथ में वही अधूरी डायरी थी। उसे बार बार एक ही सवाल परेशान कर रहा था, आखिर असली दुश्मन कौन है? तभी पीछे से रिया की आवाज आई, भैया। आर्यन ने मुड़कर देखा। रिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ थी।
एक सवाल पूछूं? हम अगर सान्या आपकी जिंदगी से चली गई तो आपको फर्क पड़ेगा? आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे से बोला, बहुत। रिया मुस्कुरा दी। तो फिर मान क्यों नहीं लेते कि आप उससे प्यार करने लगे हैं? आर्यन ने तुरंत नजरें फेर ली। नहीं, झूठ। यह प्यार नहीं, जिम्मेदारी है। रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जिस इंसान के लिए कोई अपनी जान दांव पर लगा दे, उसे जिम्मेदारी नहीं कहते, भैया। यह कहकर वह चली गई। आर्यन वहीं खड़ा रह गया। शायद पहली बार उसने अपने दिल की आवाज सुनी थी। दूसरी ओर सान्या अस्पताल की कैंटीन से कॉफी लेकर वापस आईसीयू की ओर जा रही थी। कॉरिडोर लगभग खाली था। अचानक लाइटें कुछ सेकंड के लिए बंद हो गईं। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया। जब लाइट वापस आई तो सामने डॉक्टर की ड्रेस पहने एक आदमी खड़ा था। मिस सान्या जी, मीरा जी को होश आ गया है। उन्होंने आपको बुलाया है। सान्या बिना शक किए उसके पीछे चल दी। लेकिन वह आदमी उसे आईसीयू की ओर नहीं, बल्कि पीछे की सीढ़ियों की तरफ ले जा रहा था। सान्या रुक गई। आईसीयू तो उधर है। वह आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया और अगले ही पल उसने जेब से एक इंजेक्शन निकाल लिया। तुम्हें बहुत कुछ पता चल गया है। सान्या घबराकर पीछे हट गई। तुम कौन हो जिसे विक्रम कपूर ने भेजा है? हमला। वह आदमी सान्या की ओर झपटा। सान्या ने पूरी ताकत से उसका हाथ धक्का दिया और दौड़ने लगी। बचाओ! उसकी आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज गई। उसी समय दूसरी तरफ से आर्यन दौड़ता हुआ आया। उसने हमलावर को सान्या की ओर बढ़ते देखा। सान्या, नीचे झुको! आर्यन ने पूरी ताकत से हमलावर को धक्का दिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही सेकंड में सिक्योरिटी गार्ड भी पहुंच गए। हमलावर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार वह बच नहीं पाया। उसे पकड़ लिया गया। एक स्वीकारोक्ति। हमलावर को पुलिस ले जा रही थी। तभी उसने हंसते हुए कहा, तुम लोग कभी सच तक नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? आर्यन गरजा। क्योंकि विक्रम अकेला नहीं है। इतना कहकर उसने अचानक अपने मुंह में छिपाया जहर निगल लिया। कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। पुलिस अधिकारी स्तब्ध रह गए। एक नया एहसास। घटना के बाद सान्या कांप रही थी। आर्यन ने बिना कुछ सोचे उसे अपने सीने से लगा लिया। अब कुछ नहीं होगा। सान्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार खुद को उससे अलग नहीं किया। धीरे से बोली, जब भी मुझे लगता है कि सब खत्म हो जाएगा, तुम आ जाते हो। आर्यन ने उसकी ओर देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। क्योंकि मैं हमेशा आऊंगा। दोनों की आंखें एक दूसरे में खो गईं। लेकिन उसी समय आर्यन के फोन पर एक अनजान नंबर से वीडियो आया। वीडियो में एक नकाबपोश आदमी था। उसने कैमरे की ओर देखकर कहा, अगर डायरी का आखिरी पन्ना चाहिए तो कल रात 10 बजे पुराने मल्होत्रा मिल में अकेले आना। वीडियो खत्म हो गया। आर्यन समझ गया, अब खेल अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। अध्याय 18 आखिरी पन्ने का सच। अगली रात ठीक 10 बजे शहर के बाहर स्थित पुरानी मल्होत्रा मिल 20 साल से बंद पड़ी थी। टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगे लोहे के गेट और चारों तरफ पसरा सन्नाटा उस जगह को और भी डरावना बना रहे थे।
आर्यन अपनी कार से उतरा। उसने किसी को साथ नहीं लाया। वीडियो में साफ कहा गया था, अगर किसी को साथ लाए तो आखिरी पन्ना हमेशा के लिए जल जाएगा। लेकिन आर्यन को बिना बताए सान्या भी दूसरी कार से उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच चुकी थी। वह दूर छिपकर सब देख रही थी। उसके मन में एक ही बात थी, मैं आर्यन को अकेला खतरे में नहीं छोड़ सकती। मिल के अंदर। जैसे ही आर्यन अंदर पहुंचा, चारों तरफ की लाइटें जल उठीं। एक भारी आवाज गूंजी, स्वागत है, आर्यन मल्होत्रा। अंधेरे से एक नकाबपोश आदमी बाहर आया। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था। जिसे तुम ढूंढ रहे हो, वह इसमें है। आर्यन ने शांत स्वर में पूछा, बदले में क्या चाहिए? वह हंसा, सिर्फ सच जानने की हिम्मत। उसने लिफाफा आर्यन की ओर फेंक दिया। आर्यन ने उसे खोला। अंदर वही डायरी का आखिरी पन्ना था। उसने पढ़ना शुरू किया। आखिरी पन्ना। अगर यह पन्ना किसी के हाथ लगे तो जान लो कि मेरा हत्यारा धर्मवीर मल्होत्रा नहीं है। असली गुनहगार वही इंसान है जो उस समय मेरा सबसे भरोसेमंद दोस्त था। नीचे एक नाम लिखा था, महेश कपूर। आर्यन की आंखें फैल गईं। महेश कपूर, वह विक्रम कपूर का पिता था। यानी 20 साल पहले जो साजिश हुई थी, उसकी जड़ विक्रम के परिवार से जुड़ी थी। तभी तालियों की आवाज गूंजी। बहुत बढ़िया। विक्रम कपूर अंधेरे से बाहर आया। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। आखिर तुम सच तक पहुंच ही गए। आर्यन ने गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ ली। तुम्हारे पिता ने यह सब किया था। विक्रम ने उसका हाथ झटक दिया। हाँ। और तुम्हें पता था? बचपन से। आर्यन स्तब्ध रह गया। फिर भी तुमने अपने पिता का बदला लेने के लिए मेरे परिवार को दोषी ठहराया? विक्रम जोर से हंसा। बदला? उसकी आंखों में पागलपन उतर आया। मुझे बदला नहीं चाहिए, आर्यन। मुझे तुम्हारा सब कुछ चाहिए। छिपी हुई गवाही। इतने में पीछे खड़ी सान्या का पैर एक टूटे हुए शीशे पर पड़ गया। चर्र। आवाज सुनकर विक्रम मुड़ा तो हमारी मेहमान भी आ गई। उसने तुरंत अपने आदमियों को इशारा किया। चारों तरफ से हथियारबंद लोग बाहर आ गए। आर्यन ने सान्या को अपने पीछे कर लिया। भागो। नहीं सान्या, मैंने कहा भागो। लेकिन इस बार सान्या भागी नहीं। वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई। अब हर लड़ाई साथ लड़ेंगे। आर्यन ने पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं, हिम्मत देखी। वह हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है, तो साथ ही जीतेंगे। उसी पल चारों तरफ से गोलियों की आवाज गूंज उठी। धाय धाय धाय। और पुरानी मिल एक बार फिर गोलियों और चीखों से भर उठी। अध्याय 19 मौत से लौटकर आया आदमी। पुरानी मल्होत्रा मिल। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंज रही थी। आर्यन ने सान्या का हाथ कसकर पकड़ लिया। मेरे पीछे रहो। दोनों लोहे की एक बड़ी मशीन के पीछे छिप गए। विक्रम के आदमी लगातार गोलियां चला रहे थे। आर्यन ने मौके का फायदा उठाकर एक लोहे की रॉड उठाई और सामने खड़े गुंडे पर हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में 2 गुंडे जमीन पर गिर चुके थे। लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। विक्रम की चाल। विक्रम ने ऊंची आवाज में कहा, आर्यन, अब यह लड़ाई खत्म कर दो। उसने इशारा किया। 2 गुंडे एक बुजुर्ग व्यक्ति को पकड़कर सामने ले आए।
उस आदमी के हाथ बंधे हुए थे। चेहरा चोटों से भरा था। सान्या की आंखें फैल गईं। ये आर्यन भी हैरान रह गया। चाचा। वह व्यक्ति था देव मल्होत्रा, धर्मवीर मल्होत्रा का छोटा बेटा और आर्यन का चाचा। पूरे परिवार को बताया गया था कि 20 साल पहले उनकी मौत एक कार दुर्घटना में हो गई थी, लेकिन वह जिंदा थे। बड़ा खुलासा। देव ने मुश्किल से सिर उठाया। आर्यन, भाग जाओ। विक्रम हंस पड़ा। इतनी जल्दी नहीं। उसने देव के कंधे पर हाथ रखा। जानते हो, तुम्हारे प्यारे चाचा पिछले 20 साल से मेरे पास थे। आर्यन की आंखों में गुस्सा भर गया। झूठ। नहीं। विक्रम मुस्कुराया। तुम्हारे दादाजी को लगा था कि देव मर चुके हैं, लेकिन मैंने उन्हें जिंदा रखा। क्यों? क्योंकि सही समय पर सबसे बड़ा सच सामने लाना था। देव की गवाही। देव ने कांपती आवाज में कहा, आर्यन, तुम्हारे दादाजी निर्दोष हैं। फिर असली गुनहगार कौन है? देव ने विक्रम की तरफ देखा। महेश कपूर ने राजेश वर्मा की हत्या की थी और मुझे भी मारने की कोशिश की, क्योंकि मैंने सब देख लिया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। धोखा। तभी अचानक धाय गोली चली। देव के सीने में गोली लग गई। चाचा। आर्यन दौड़कर उनके पास पहुंचा। देव ने कांपते हाथ से आर्यन की हथेली पकड़ी। बेटा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं 20 साल पहले सच नहीं बता पाया। अब उन्होंने सान्या की ओर देखा। इसे कभी अकेला मत छोड़ना। उनकी सांसें धीमी होने लगी। और विक्रम अकेला नहीं है। इतना कहकर उनका हाथ ढीला पड़ गया। देव मल्होत्रा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ चुके थे। आर्यन का गुस्सा। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से देव की आंखें बंद की। फिर खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अब दर्द नहीं, सिर्फ गुस्सा था। उसने विक्रम की ओर देखा। आज उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विक्रम मुस्कुराया। यही तो मैं चाहता था, आर्यन। तभी मिल के बाहर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। विक्रम ने अपने आदमियों को इशारा किया। पीछे हटो। धुएं के बम फेंके गए। कुछ ही सेकंड में पूरा हॉल धुएं से भर गया। जब धुआं छंटा, विक्रम गायब था। एक नया सुराग। पुलिस ने पूरे मिल की तलाशी ली। सान्या को देव की जैकेट की जेब में एक पुरानी चाबी मिली। उसके साथ एक छोटी सी पर्ची थी। उस पर लिखा था, लॉकर नंबर 27। सच अभी पूरा नहीं हुआ। आर्यन ने चाबी अपनी मुट्ठी में कस ली। उसे एहसास हो गया था, सबसे बड़ा राज अभी भी छिपा हुआ है। और शायद वही राज तय करेगा कि उसकी और सान्या की अधूरी शादी कभी पूरी होगी या नहीं। अध्याय 20, लॉकर नंबर 27। अगली सुबह देव मल्होत्रा का अंतिम संस्कार शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। पूरा मल्होत्रा परिवार शोक में डूबा था। आर्यन पूरे समय चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उसके भीतर बदले की आग जल रही थी। अंतिम संस्कार के बाद उसने सान्या से कहा, आज हमें लॉकर नंबर 27 खोलना होगा। सान्या ने बिना कुछ पूछे सिर हिला दिया। अब यह लड़ाई सिर्फ आर्यन की नहीं, दोनों की थी। सिटी बैंक। कुछ देर बाद दोनों शहर के पुराने सिटी बैंक पहुंचे।
देव की जेब से मिली चाबी और पहचान से बैंक मैनेजर उन्हें बेसमेंट में बने लॉकर रूम तक ले गया। लॉकर नंबर 27। पिछले 20 साल से किसी ने नहीं खोला, मैनेजर ने कहा। आर्यन ने चाबी ताले में डाली। क्लिक। ताला खुल गया। लॉकर के अंदर सिर्फ 3 चीजें थी। एक पुरानी पेन ड्राइव, कुछ कानूनी दस्तावेज और एक बंद लिफाफा जिस पर लिखा था, यह सिर्फ आर्यन मल्होत्रा और सान्या शर्मा के लिए है। सान्या हैरान रह गई। मेरा नाम? आर्यन भी चौंक गया। देव चाचा को तुम्हारे बारे में कैसे पता था? पेन ड्राइव। दोनों तुरंत मल्होत्रा मेंशन लौटे। आईटी टीम ने पेन ड्राइव चलाई। स्क्रीन पर देव मल्होत्रा का पुराना वीडियो दिखाई दिया। वीडियो में देव बोले, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अब जिंदा नहीं हूं। आर्यन और सान्या ध्यान से सुनने लगे। महेश कपूर ने राजेश वर्मा की हत्या करवाई थी, क्योंकि राजेश उसके गैरकानूनी हथियारों के सौदे का सच उजागर करने वाले थे। लेकिन देव कुछ पल रुके। महेश अकेला नहीं था। उसके साथ एक और आदमी था, जिसका नाम मैंने एक अलग फाइल में छिपा दिया है। आर्यन ने जल्दी से पूछा, वह फाइल कहाँ है? वीडियो में देव मुस्कुराए। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो अगला सुराग तुम्हें उस लिफाफे में मिलेगा। वीडियो खत्म हो गया। लिफाफा। आर्यन ने लिफाफा खोला। अंदर एक नक्शा था। उस पर एक जगह लाल गोले से चिन्हित थी, शिवगढ़ फार्म हाउस। साथ में एक चिट्ठी थी। यहीं छिपा है वह सबूत जो पूरे खेल का अंत कर देगा। लेकिन सावधान, वहां पहुंचने से पहले दुश्मन तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। अचानक उसी समय रिया घबराई हुई दौड़ती हुई अंदर आई। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। भैया! आर्यन तुरंत उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? रिया रोते हुए बोली, माँ कहीं नहीं मिल रही है। क्या मतलब? उनके कमरे में सिर्फ यह चिट्ठी मिली है। उसने कांपते हाथों से वह चिट्ठी आर्यन को दी। उस पर लिखा था, अगर अपनी माँ को जिंदा देखना चाहते हो तो शिवगढ़ फार्म हाउस अकेले आना। पुलिस को खबर दी तो अगली बार सिर्फ उनकी लाश मिलेगी। विक्रम कपूर। सान्या का दिल जोर से धड़कने लगा। आर्यन ने चिट्ठी को मुट्ठी में भींच लिया। इस बार विक्रम ने सबसे बड़ा वार किया था। उसने आर्यन की मां का अपहरण कर लिया था। आर्यन ने सान्या की ओर देखा। अब यह लड़ाई खत्म होगी। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। या तो विक्रम बचेगा या मैं। सान्या ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं आर्यन, इस बार भी तुम अकेले नहीं जाओगे। दोनों की नजरें मिली। अब उनका रिश्ता किसी कॉन्ट्रैक्ट से कहीं आगे बढ़ चुका था। वे अभी तक पति पत्नी नहीं बने थे, लेकिन एक दूसरे का साथ छोड़ने का सवाल ही नहीं था। अध्याय 21 शिवगढ़ फार्म हाउस। रात के 9:30 बजे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बिजली की चमक बार बार सुनसान शिवगढ़ फार्म हाउस को रोशन कर रही थी। आर्यन अपनी कार से उतरा। जैसा कि चिट्ठी में लिखा था, वह अकेला आया था। कम से कम विक्रम को यही लग रहा था। असल में कुछ दूरी पर दूसरी कार में सान्या और आर्यन की विशेष सुरक्षा टीम छिपी हुई थी। फार्म हाउस के अंदर विशाल हॉल के बीचों बीच एक कुर्सी पर आर्यन की मां सावित्री मल्होत्रा बंधी हुई थी। उनके चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन आंखों में डर से ज्यादा अपने बेटे की चिंता थी। आर्यन,
यहाँ से चले जाओ, उन्होंने चीख कर कहा। तभी अंधेरे से ताली बजाने की आवाज आई। ठक ठक ठक। विक्रम कपूर सामने आया। बेटे के लिए माँ और माँ के लिए बेटा। कितना खूबसूरत रिश्ता है ना? आर्यन ने गुस्से से कहा। उन्हें छोड़ दो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। विक्रम मुस्कुराया। बिल्कुल, और इसलिए तो उन्हें यहां लाया हूं। दूसरा गद्दार। विक्रम ने मेज पर एक पुरानी फाइल रखी। तुम जानना चाहते थे कि मेरे पिता का साथ किसने दिया था? आर्यन की सांसें तेज हो गईं। विक्रम ने फाइल उसकी ओर सरका दी। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में महेश कपूर के साथ खड़ा था राकेश सूद। आर्यन चौंक गया। राकेश अंकल। राकेश सूद पिछले 25 साल से मल्होत्रा ग्रुप के लीगल एडवाइजर थे। धर्मवीर मल्होत्रा उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानते थे। नहीं, आर्यन बुदबुदाया। यह झूठ है। उसी समय पीछे से एक आवाज आई। दुर्भाग्य से यह सच है। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर राकेश सूद खुद खड़े थे। विश्वासघात। सावित्री मल्होत्रा की आंखों में आंसू आ गए। राकेश, तुम? राकेश ने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दीजिए, भाभी। आर्यन गरज उठा। क्यों किया आपने यह सब? राकेश की आवाज कांप रही थी। 20 साल पहले मैंने लालच में आकर महेश कपूर का साथ दिया था। लेकिन जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम जोर से हंसा। और अब ये सज्जन मुझे धोखा देने आए हैं। अचानक उसने बंदूक राकेश की तरफ तान दी। गद्दारों का अंजाम सिर्फ मौत होता है। धाय। गोली चल गई। लेकिन गोली राकेश को नहीं लगी। आखिरी पल में आर्यन ने उन्हें धक्का दे दिया। गोली आर्यन के बाजू को छूती हुई निकल गई। सान्या की एंट्री। यह देखते ही सान्या खुद को रोक नहीं पाई। वह सुरक्षा टीम के साथ अंदर दौड़ पड़ी। आर्यन। विक्रम गुस्से से चीखा। तुमने धोखा दिया। सान्या उसकी आंखों में देखते हुए बोली। धोखा नहीं, तुम्हारी क्रूरता का जवाब दिया है। तभी चारों तरफ से सुरक्षा टीम और विक्रम के आदमियों के बीच भिड़ंत शुरू हो गई। सबसे बड़ा सबूत। अफरातफरी के बीच राकेश ने अपनी जेब से एक छोटी मेमोरी कार्ड निकालकर सान्या के हाथ में रख दी। इसमें, उन्होंने दर्द से कराहते हुए कहा, महेश कपूर और मेरे बीच हुई सारी रिकॉर्डिंग है। इसे किसी भी कीमत पर बचाकर रखना। सान्या ने मेमोरी कार्ड कसकर पकड़ लिया। उसी समय विक्रम की नजर उस पर पड़ गई। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। वह कार्ड मुझे चाहिए। वह बंदूक लेकर सीधे सान्या की ओर दौड़ा। अध्याय 22 इजहार। शिवगढ़ फार्म हाउस। चारों तरफ अफरातफरी मची हुई थी। गोलियों की आवाज, टूटते शीशों की खनक और लोगों की चीखें पूरे फार्म हाउस में गूंज रही थी। सान्या ने मेमोरी कार्ड अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ रखा था। विक्रम की नजर सिर्फ उसी पर थी। वह कार्ड मुझे दे दो, वह गर्जा। कभी नहीं, सान्या ने दृढ़ आवाज में कहा। आखिरी दौड़। सान्या पीछे की ओर भागी। विक्रम उसके पीछे दौड़ा। पीछे एक पुराना लकड़ी का पुल था, जिसके नीचे तेज बहती नदी थी। सान्या पुल पार करने ही वाली थी कि धाय। गोली उसके बिल्कुल पास लगी। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ी। मेमोरी कार्ड उसके हाथ से छूटकर पुल के किनारे जा गिरा।
विक्रम मुस्कुराया। अब खत्म हो गया खेल। वह कार्ड उठाने के लिए झुका। तभी आर्यन बिजली की तरह उसके सामने आ गया। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। सच सामने आया। विक्रम ने गुस्से में कहा, तुम आखिर उसके लिए इतना क्यों लड़ रहे हो? आर्यन ने पहली बार बिना झिझक जवाब दिया। क्योंकि उसने सान्या की ओर देखा। मैं उससे प्यार करता हूं। कुछ पल के लिए सब कुछ जैसे थम गया। सान्या की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। आर्यन आगे बोला, शुरुआत में यह सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, फिर आदत बनी, और अब मेरी पूरी दुनिया वही है। सान्या की आंखों से आंसू बह निकले। धीरे से उसने कहा, आर्यन। विक्रम का क्रोध। विक्रम पागलों की तरह हंसने लगा। यही तो मैं चाहता था। उसने जेब से रिमोट निकाला। अगर तुम दोनों एक नहीं हो सकते, तो कोई भी नहीं होगा। उसने रिमोट का बटन दबा दिया। बीप, बीप, बीप। पूरे फार्म हाउस में लगे विस्फोटकों का टाइमर चालू हो गया। स्क्रीन पर समय दिखाई दिया। 5। सिर्फ 5 मिनट। फैसला। सुरक्षा अधिकारी चिल्लाया, सर, हमें तुरंत बाहर निकलना होगा। आर्यन ने पहले अपनी मां को आजाद कराया, फिर राकेश सूद को उठाया। सान्या ने मेमोरी कार्ड उठा लिया। सब बाहर की ओर भागने लगे। लेकिन रास्ते में भारी लोहे की बीम गिर गई। आर्यन दूसरी तरफ फंस गया। सान्या चीख उठी, आर्यन। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, तुम सब बाहर जाओ। नहीं, सान्या, मेरी बात सुनो। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर आज मैं नहीं बचा, तो भी तुम्हें मुस्कुराकर जीना होगा। सान्या ने जोर से सिर हिलाया। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अंतिम क्षण। टाइमर 2:14। आर्यन पूरी ताकत से लोहे की बीम हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह हिल भी नहीं रही थी। उसी समय बाहर से बुलडोजर की आवाज सुनाई दी। रिया, सुरक्षा टीम और पुलिस मिलकर दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। समय बहुत कम था और हर सेकंड मौत करीब आ रही थी। अध्याय 23 आग की दीवार। टाइमर 1:58। फार्म हाउस की दीवारें कांप रही थी। हर तरफ चेतावनी का सायरन बज रहा था। आर्यन लोहे की भारी बीम के नीचे फंसा था। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन बीम जरा भी नहीं हिली। दूसरी ओर खड़ी सान्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, आर्यन ने सख्त आवाज में कहा। सान्या, यह आदेश नहीं, मेरी आखिरी विनती है। नहीं, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो। वह कुछ पल रुका। तो मेरी मां को सुरक्षित बाहर ले जाओ। सान्या चुप हो गई। उसने सावित्री जी की ओर देखा, जो बेहोशी की हालत में थी। उसका दिल 2 टुकड़ों में बंट चुका था। बाहर रिया पुलिस अधिकारियों से बोली, कुछ कीजिए, भैया अंदर हैं। एक अधिकारी ने कहा, दीवार बहुत मजबूत है। तभी बुलडोजर का ड्राइवर बोला, एक आखिरी कोशिश करते हैं। बुलडोजर पूरी रफ्तार से दीवार की ओर बढ़ा। धड़ाम। दीवार का एक हिस्सा टूट गया। लेकिन उसी समय। टाइमर 12:47। विक्रम की आखिरी चाल। सबको लगा विक्रम भाग चुका है,
लेकिन वह अभी भी कंट्रोल रूम में था। उसने स्क्रीन पर आर्यन और सान्या को देखा। अगर मैं हारूंगा तो तुम्हें जीतने भी नहीं दूंगा। उसने एक और बटन दबा दिया। फार्म हाउस के बीचों बीच आग की ऊंची लपटें उठने लगी। अब बाहर निकलने का आखिरी रास्ता भी बंद हो चुका था। एक साथ सान्या ने अचानक पास पड़ा लोहे का पाइप उठाया। रिया रिया ने दूसरी तरफ से पाइप पकड़ लिया। सुरक्षा टीम भी मदद करने लगी। सभी ने मिलकर बीम को उठाने की कोशिश की। आर्यन ने भी पूरी ताकत लगाई। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर चर्र बीम धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। आर्यन तुरंत नीचे से निकल आया। सान्या दौड़कर उससे लिपट गई। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। आर्यन ने उसके माथे पर हाथ रखा। और मैंने कहा था कि तुम जिद्दी हो। दोनों हल्का सा मुस्कुरा दिए। विस्फोट। सभी लोग बाहर की ओर भागे। जैसे ही वे मुख्य गेट से निकले, धड़ाम, पूरा फार्म हाउस आग के विशाल गोले में बदल गया। तेज धमाके की लहर से सब जमीन पर गिर पड़े। कुछ पल तक चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं था। मेमोरी कार्ड। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी में बैठकर आईटी अधिकारी ने मेमोरी कार्ड लैपटॉप में लगाया। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलने लगी। पहली आवाज महेश कपूर की थी। राजेश वर्मा बहुत कुछ जान गया है। उसे रास्ते से हटाना ही होगा। दूसरी आवाज राकेश सूद की थी। यह गलत है। महेश हंसा। गलत और सही की बातें छोड़ो। करोड़ों रुपए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग आगे बढ़ी। फिर एक तीसरी आवाज सुनाई दी। वह आवाज सुनते ही धर्मवीर मल्होत्रा का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, नहीं। आर्यन ने चौंक कर पूछा, दादाजी, आप इस आवाज को जानते हैं? धर्मवीर जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने धीरे से कहा, यह मेरे बड़े भाई जगदीश मल्होत्रा की आवाज है। पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। जिस व्यक्ति को पूरा परिवार वर्षों से विदेश में बस चुका समझता था, वह इस साजिश का हिस्सा था। और अगर उसकी आवाज रिकॉर्डिंग में थी, तो इसका मतलब वह शायद अभी भी जिंदा था। अध्याय 24, जिंदा या मुर्दा। फार्म हाउस में हुए विस्फोट को 3 दिन बीत चुके थे। पूरे देश के समाचार चैनलों पर एक ही खबर चल रही थी। शिवगढ़ फार्म हाउस विस्फोट, उद्योगपति आर्यन मल्होत्रा पर हमला, मास्टरमाइंड विक्रम कपूर की मौत की आशंका। लेकिन आर्यन इस खबर पर विश्वास नहीं कर रहा था। वह अपने ऑफिस की खिड़की के सामने खड़ा शहर को देख रहा था। विक्रम इतना आसान आदमी नहीं है। अगर लाश नहीं मिली, तो वह जिंदा है। सान्या का फैसला। सान्या उसके केबिन में आई। तुम 3 दिनों से सोए नहीं हो। आर्यन मुस्कुराया। नींद तब आएगी जब यह सब खत्म होगा। सान्या उसके पास आई और धीरे से कॉफी का कप मेज पर रखा। अगर तुम खुद को ही खत्म कर दोगे, तो लड़ोगे कैसे? आर्यन ने पहली बार बिना कुछ कहे उसकी बात मान ली। उसने कॉफी का एक घूंट लिया। धन्यवाद। सान्या मुस्कुराई। अब धीरे धीरे थैंक यू बोलना भी सीख गए हो। दोनों हल्के से हंस पड़े। कमरे का भारी माहौल कुछ पल के लिए हल्का हो गया। नया सुराग। उसी समय पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर कबीर राणा अंदर आए। सर, हमें विस्फोट वाली जगह से कुछ मिला है। उन्होंने एक आधा जला हुआ मोबाइल फोन मेज पर रखा।
यह विक्रम का हो सकता है। आईटी टीम ने कई घंटे की मेहनत के बाद फोन से कुछ डेटा रिकवर किया। एक वीडियो फाइल खुली। वीडियो में विक्रम किसी से बात कर रहा था। कैमरे में सामने बैठे आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी उंगली में एक नीले नीलम की अंगूठी साफ दिखाई दे रही थी। धर्मवीर मल्होत्रा ने स्क्रीन देखते ही गहरी सांस ली। यह अंगूठी? आर्यन ने पूछा। आप पहचानते हैं? धर्मवीर जी की आवाज कांप गई। यह हमारे परिवार की निशानी है। यह अंगूठी सिर्फ एक इंसान पहनता था। जगदीश भैया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। दूसरी ओर एक गुप्त बंकर। एक आदमी व्हीलचेयर पर बैठा था। उसके चेहरे का आधा हिस्सा जल चुका था। सामने टीवी पर आर्यन की खबर चल रही थी। दरवाजा खुला। एक डॉक्टर अंदर आया। आपका इलाज पूरा हो गया है। उस आदमी ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। वह विक्रम कपूर था। वह जिंदा था। उसके चेहरे पर जलने के गहरे निशान थे, लेकिन आंखों में वही नफरत थी। आर्यन। वह धीमे से मुस्कुराया। तुमने सोचा खेल खत्म हो गया। उसने मेज पर रखी एक तस्वीर उठाई। तस्वीर में आर्यन और सान्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ खड़े थे। विक्रम ने तस्वीर पर उंगली फेरी। अब मैं तुमसे तुम्हारी कंपनी नहीं छीनूंगा। मैं तुम्हारी खुशियां छीनूंगा। एक अनजान कॉल। उसी रात सान्या के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो। दूसरी तरफ से एक बूढ़ी महिला की आवाज आई। बेटी, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो कल शाम 5 बजे काशी के पुराने घाट पर आना। आप कौन हैं? लेकिन कॉल कट चुका था। सान्या कुछ पल फोन को देखती रही। उसी समय आर्यन कमरे में आया। किसका फोन था? सान्या ने पूरी बात बता दी। आर्यन ने तुरंत कहा, यह जाल भी हो सकता है। मुझे पता है। सान्या ने दृढ़ आवाज में कहा, लेकिन अगर वहां सच मिला तो हमें जाना होगा। आर्यन ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराया। इस बार हम साथ जाएंगे। सान्या ने पहली बार बिना झिझक उसका हाथ थाम लिया। हमेशा। दोनों को नहीं पता था, काशी के घाट पर उनका इंतजार सिर्फ एक गवाह नहीं, बल्कि ऐसा सच कर रहा था जो उनके रिश्ते की नींव तक हिला देगा। अध्याय 25 काशी का रहस्य। 2 दिन बाद सुबह की पहली किरणें वाराणसी के घाटों पर फैल चुकी थी। गंगा का शांत जल, मंदिरों की घंटियां और आरती की ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थी। लेकिन आर्यन और सान्या के मन में शांति नहीं, बल्कि अनगिनत सवाल थे। दोनों शाम ठीक 5 बजे पुराने घाट पर पहुंचे। आर्यन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। सावधान रहना। हो सकता है यह जाल हो। सान्या ने सिर हिला दिया। रहस्यमयी महिला। कुछ ही देर बाद सफेद साड़ी पहने एक वृद्ध महिला उनके सामने आकर रुकी। उनके बाल पूरी तरह सफेद थे, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम सान्या हो? जी। महिला की आंखें नम हो गईं। तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती हो। सान्या चौंक गई। आप मेरी माँ को जानती हैं? महिला ने धीमे से कहा। बहुत अच्छी तरह। क्योंकि मैं तुम्हारी नानी की सबसे करीबी दोस्त हूँ। 20 साल पुराना रिश्ता। तीनों घाट की सीढ़ियों पर बैठ गए। महिला ने अपने बैग से एक पुराना फोटो एल्बम निकाला। उसमें 2 परिवार साथ खड़े थे। एक तरफ मल्होत्रा परिवार, दूसरी तरफ वर्मा परिवार।
सान्या हैरानी से फोटो देखने लगी। यह महिला बोली, 20 साल पहले मल्होत्रा और वर्मा परिवार सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं थे, वे एक परिवार जैसे थे। आर्यन ने ध्यान से तस्वीर देखी। उसमें एक छोटी बच्ची थी, जिसकी उम्र शायद 3 साल रही होगी। महिला ने तस्वीर पर उंगली रखी। यह तुम हो, सान्या। सान्या की सांस थम गई। सबसे बड़ा सच, महिला ने आगे कहा। राजेश वर्मा की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। तुम्हारे परिवार ने शहर छोड़ दिया और मल्होत्रा परिवार बिखर गया। आर्यन ने पूछा, लेकिन यह सब हमसे क्यों छिपाया गया? महिला ने गहरी सांस ली। क्योंकि किसी को डर था कि अगर दोनों परिवार फिर कभी मिले तो 20 साल पुराना सच बाहर आ जाएगा। एक और झटका। महिला ने बैग से एक सीलबंद लिफाफा निकाला। यह मुझे राजेश वर्मा ने अपनी मौत से 2 दिन पहले दिया था। उन्होंने कहा था, अगर कभी आर्यन और सान्या मिले तो यह चिट्ठी उन्हें दे देना। आर्यन और सान्या ने एक दूसरे की ओर देखा। आर्यन ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, अगर तुम दोनों यह पत्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि किस्मत ने तुम्हें फिर मिला दिया है। याद रखना, तुम्हारे बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम्हारी जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर कभी सच सामने आए तो एक दूसरे पर शक मत करना। असली दुश्मन हमेशा परिवार के बाहर नहीं होता। पत्र पढ़कर दोनों कुछ पल तक चुप रहे। सान्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसे राहत मिली कि उनके बीच कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं था, लेकिन यह भी साफ हो गया कि किसी ने वर्षों पहले दोनों परिवारों को अलग करने की साजिश रची थी। दूर से उसी समय घाट के दूसरी ओर खड़ा एक आदमी दूरबीन से उन्हें देख रहा था। उसने फोन मिलाया। सर। उन्होंने चिट्ठी पढ़ ली। दूसरी तरफ से विक्रम की आवाज आई। कोई बात नहीं। वह धीमे से हंसा। अब समय आ गया है उन्हें उस इंसान से मिलाने का जिससे वे सबसे ज्यादा नफरत करेंगे। फोन कट गया। आर्यन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन उसकी मुलाकात उस शख्स से होने वाली थी जिसे वह वर्षों से अपना खोया हुआ ताऊ जगदीश मल्होत्रा समझता आया था। और वही मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला लेकर आएगी। अध्याय 26 ताऊजी की वापसी। अगली सुबह मल्होत्रा मेंशन के बाहर अचानक एक काली लग्जरी कार आकर रुकी। गार्ड्स तुरंत सतर्क हो गए। कार का दरवाजा खुला। करीब 60 वर्ष का एक व्यक्ति, सफेद बाल, हल्की दाढ़ी और हाथ में छड़ी लिए धीरे धीरे बाहर उतरा। उसे देखते ही धर्मवीर मल्होत्रा के हाथ कांपने लगे। जगदीश। आर्यन ने पहली बार उस आदमी को देखा। यही थे जगदीश मल्होत्रा, वह व्यक्ति जिसे पूरा परिवार वर्षों से विदेश में समझता था। आमना सामना। जगदीश धीरे धीरे धर्मवीर जी के सामने आकर खड़े हो गए। कुछ पल तक दोनों भाई बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। फिर धर्मवीर जी की आंखों से आंसू बह निकले। भैया। जगदीश ने भीगी आंखों से कहा। मुझे माफ कर दो, धर्मवीर। लेकिन आर्यन बीच में आ गया। उसकी आवाज सख्त थी। माफी बाद में। पहले यह बताइए कि रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज क्यों थी? कमरे का माहौल फिर भारी हो गया। जगदीश का सच। जगदीश ने गहरी सांस ली। हाँ, वह मेरी आवाज थी। सान्या चौंक गई। आर्यन का गुस्सा और बढ़ गया। तो आप भी उस साजिश में शामिल थे? नहीं।
जगदीश जोर से बोले, मैंने गलती की थी, लेकिन हत्या नहीं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा। महेश कपूर ने मुझे धोखे से कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवाए। जब मुझे पता चला कि वह राजेश वर्मा को मरवाने वाला है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक नया नाम। आर्यन ने पूछा, अगर आप निर्दोष हैं, तो असली मास्टरमाइंड कौन है? जगदीश कुछ पल चुप रहे। फिर बोले, जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो, वह कभी सामने नहीं आया। वह हमेशा दूसरों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। उसका नाम है मिस्टर एक्स। कमरे में सन्नाटा छा गया। कौन है वह? सान्या ने पूछा। जगदीश ने सिर हिलाया। मैंने आज तक उसका चेहरा नहीं देखा। मैं सिर्फ उसकी आवाज पहचानता हूं। विक्रम का डर। महेश कपूर भी उसी के इशारों पर काम करता था। और आज विक्रम भी। आर्यन अविश्वास से बोला, मतलब विक्रम भी सिर्फ एक मोहरा है? हाँ। अगर मिस्टर एक्स सामने आ गया, तो पूरी साजिश का अंत हो जाएगा। एक पुरानी घड़ी। जगदीश ने अपनी जेब से एक पुरानी पॉकेट वॉच निकाली। उसके अंदर एक छोटी सी चिप छिपी हुई थी। इसमें मिस्टर एक्स की आवाज रिकॉर्ड है। आर्यन ने तुरंत चिप निकाल ली। आईटी टीम ने उसे सिस्टम से जोड़ा। स्पीकर से एक भारी आवाज सुनाई दी। महेश, याद रखना, कोई सबूत नहीं बचना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो अपने लोगों की भी कुर्बानी दे देना। आवाज बहुत बदली हुई थी। पहचानना मुश्किल था। लेकिन धर्मवीर मल्होत्रा अचानक कुर्सी से उठ खड़े हुए। यह आवाज। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। आर्यन ने पूछा, दादाजी, क्या आप पहचान गए? धर्मवीर जी ने कांपते हुए कहा, नहीं, लेकिन मैंने यह आवाज पहले भी सुनी है। बहुत करीब से। उसी समय मेंशन के बाहर एक डिलीवरी बॉक्स आया। गार्ड उसे अंदर ले आए। उस पर लिखा था, आर्यन मल्होत्रा के लिए। बॉक्स खोला गया। अंदर एक काला गुलाब रखा था और उसके नीचे एक चिट्ठी। आर्यन ने पढ़ा, अगर मिस्टर एक्स तक पहुंचना चाहते हो, तो आज रात 12 बजे अकेले पुराने रेलवे यार्ड में आना। इस बार सच तुम्हारे सामने होगा। नीचे सिर्फ एक निशान बना था। जगदीश का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, यह मिस्टर एक्स का निशान है। आर्यन ने चिट्ठी को मुट्ठी में भींच लिया। उसे महसूस हो रहा था कि अब तक जो लड़ाई वह लड़ रहा था, वह सिर्फ शुरुआत थी। अध्याय 27। मिस्टर एक्स का चेहरा। रात के ठीक 12 बजे पुराना रेलवे यार्ड पूरी तरह सुनसान था। जंग लगी पटरियां, खड़ी मालगाड़ियां और दूर तक फैला अंधेरा किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। आर्यन अकेला वहां पहुंचा। लेकिन इस बार उसने एक छोटी सी बॉडी कैमरा जैकेट के अंदर छिपा रखा था। अगर कुछ भी होता, तो पूरी रिकॉर्डिंग सीधे इंस्पेक्टर कबीर राणा तक पहुंच जाती। रहस्यमयी आवाज। अचानक लाउडस्पीकर पर वही भारी आवाज गूंजी, स्वागत है, आर्यन मल्होत्रा। आर्यन ने चारों तरफ देखा। सामने आओ। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर धीरे धीरे एक लंबा आदमी काले कोट और नकाब में सामने आया। उसके हाथों में काले दस्ताने थे। तुम मुझे ढूंढ रहे थे। लो, मैं आ गया। सवाल। आर्यन ने गुस्से से पूछा, तुम कौन हो, जिसने 20 साल पहले तुम्हारे परिवार को तोड़ा?
जिसने महेश कपूर को इस्तेमाल किया, जिसने विक्रम को नफरत का हथियार बनाया। आर्यन की मुट्ठियां भींच गईं। क्यों? नकाबपोश हल्का सा हंसा। क्योंकि ताकत सिर्फ पैसे से नहीं, लोगों की कमजोरियों से मिलती है। नकाब उतरा। आर्यन आगे बढ़ा। अगर हिम्मत है तो अपना चेहरा दिखाओ। नकाबपोश कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे धीरे अपना नकाब उतार दिया। आर्यन की आंखें फैल गईं। आप सामने खड़ा था अधिवक्ता समीर मेहरा, वही मशहूर वकील जिसने वर्षों तक मल्होत्रा ग्रुप के कई कानूनी मामलों में मदद की थी और जिसे पूरा परिवार भरोसेमंद मानता था। आर्यन अविश्वास में बोला, यह असंभव है। समीर मुस्कुराया। सबको लगता था कि मैं सिर्फ एक वकील हूं, लेकिन असल में मैं वही हूं जिसे दुनिया मिस्टर एक्स कहती है। असली मकसद? आर्यन ने पूछा। तुम्हें मिला क्या? समीर की आंखें ठंडी हो गईं। 20 साल पहले तुम्हारे दादाजी ने एक फैसला लिया था। उस फैसले की वजह से मेरे पिता ने सब कुछ खो दिया। मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि मल्होत्रा नाम को मिटा दूंगा। आर्यन ने सख्त स्वर में कहा, अगर तुम्हें न्याय चाहिए था तो कानून का रास्ता चुनते। समीर हंसा। कानून? मैंने कानून को ही अपना हथियार बना लिया। अचानक तभी पीछे से आवाज आई। आर्यन। सान्या वहां पहुंच चुकी थी। वह आर्यन को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। समीर मुस्कुराया। मुझे पता था वह जरूर आएगी। उसने अपनी घड़ी का बटन दबाया। रेलवे यार्ड के चारों ओर छिपे स्नाइपर अपनी अपनी पोजीशन पर आ गए। लाल लेजर डॉट्स आर्यन और सान्या के सीने पर दिखाई देने लगे। समीर बोला, अब खेल का आखिरी दौर शुरू होता है। तुम दोनों में से सिर्फ एक ही आज यहां से जिंदा जाएगा। आर्यन ने तुरंत सान्या का हाथ पकड़ लिया। अगर किसी को मरना है तो पहले मुझे गोली लगेगी। सान्या ने उसकी ओर देखा। नहीं, अब जो भी होगा हम दोनों साथ झेलेंगे। दोनों एक दूसरे के सामने नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े थे। और समीर मेहरा पहली बार मुस्कुराना बंद कर चुका था। उसे एहसास हो गया, अब उसके सामने दो डरे हुए लोग नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार दो साथी खड़े थे। अध्याय 28 आखिरी बाजी। रात। पुराना रेलवे यार्ड। ठंडी हवा चल रही थी। स्नाइपरों की लाल लेजर किरणें अब भी आर्यन और सान्या के सीने पर टिकी थी। समीर मेहरा ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 10 सेकंड। फिर खेल खत्म। अचानक धाए। लेकिन गोली स्नाइपरों ने नहीं चलाई। गोली यार्ड की दूसरी तरफ से चली। एक स्नाइपर नीचे गिर पड़ा। फिर दूसरी गोली। तीसरी। कुछ ही सेकंड में समीर के 3 आदमी जमीन पर थे। समीर चौंक गया। कौन है? अंधेरे से पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स बाहर आई। सबसे आगे थे इंस्पेक्टर कबीर राणा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भूल गए समीर, आर्यन अकेला कभी नहीं आया था। आर्यन ने अपनी जैकेट में छिपे बॉडी कैमरे की ओर इशारा किया। तुम्हारी हर बात लाइव रिकॉर्ड हो रही थी। समीर के चेहरे का रंग उड़ गया। विक्रम की वापसी। तभी यार्ड के दूसरे छोर से धीमी तालियों की आवाज गूंजी। सभी की नजर उधर गई। धुएं के बीच से एक आदमी बाहर आया। चेहरे पर जलने के गहरे निशान, लेकिन आंखें वही थी।
विक्रम कपूर। वह सचमुच जिंदा था। समीर ने हैरानी से कहा, तुम यहाँ? विक्रम ठंडी हंसी हंसा। तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारा मोहरा बना रहूंगा? आज हिसाब बराबर होगा। सबसे बड़ा सच। समीर गुस्से में बोला, तुम्हारे पिता महेश कपूर ने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। उन्होंने मेरे पिता पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें जेल भिजवाया। जब तक सच सामने आया, तब तक उन्होंने आत्महत्या कर ली। समीर की आंखों में आंसू थे। मैंने बदला लेने की कसम खाई। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, लेकिन तुम्हारे बदले में निर्दोष लोग मारे गए। राजेश वर्मा, देव चाचा और न जाने कितने लोग। समीर चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। विश्वासघात का अंत। विक्रम ने अचानक समीर पर बंदूक तान दी। अब तुम्हारी जरूरत खत्म। धाय। गोली चली। लेकिन आर्यन ने समीर को धक्का दे दिया। गोली उसके कंधे को छूते हुए निकल गई। समीर स्तब्ध रह गया। तुमने मेरी जान क्यों बचाई? आर्यन दर्द से मुस्कुराया। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहता। समीर का फैसला। समीर की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे अपनी बंदूक नीचे रख दी। फिर पुलिस की ओर हाथ उठाकर बोला, मैं आत्मसमर्पण करता हूं। लेकिन उसी क्षण विक्रम ने गुस्से में मशीन गन उठा ली। अगर मैं हारूंगा तो कोई नहीं जीतेगा। उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पूरा रेलवे यार्ड गोलियों से गूंज उठा। आर्यन ने सान्या को अपनी बाहों में लेकर नीचे गिरा दिया। पुलिस जवाबी फायरिंग करने लगी। धुआं, चीखें और गोलियों की आवाज। कुछ मिनटों तक पूरा यार्ड युद्ध का मैदान बन गया। जब धुआं छंटा, विक्रम वहां नहीं था। वह एक बार फिर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग चुका था। लेकिन इस बार उसका पूरा साम्राज्य बिखर चुका था। समीर गिरफ्तार हो चुका था। उसकी स्वीकारोक्ति, रिकॉर्डिंग और सारे सबूत अब पुलिस के पास थे। आर्यन ने सान्या की ओर देखा। उसने मुस्कुराकर कहा, अब लगता है हमारी अधूरी शादी पूरी करने का समय आ गया है। सान्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, इस बार बिना किसी डर के दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। लेकिन दूर अंधेरे में विक्रम की परछाई अब भी दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, अभी अंत नहीं हुआ आर्यन, अभी आखिरी वार बाकी है। अध्याय 29, 7 फेरों की परीक्षा। 2 सप्ताह बाद पूरे मल्होत्रा मेंशन में फिर से रोशनी जगमगा रही थी। इस बार माहौल अलग था। न कोई डर, न कोई मजबूरी, न कोई कॉन्ट्रैक्ट। आर्यन और सान्या ने इस बार अपनी मर्जी से शादी करने का फैसला किया था। जिस रिश्ते की शुरुआत मजबूरी से हुई थी, आज वही रिश्ता सच्चे प्यार में बदल चुका था। हल्दी की रस्म। रिया पूरे घर में दौड़ती फिर रही थी। भाभी, आज तो आपको कोई नहीं बचाएगा। इतना कहकर उसने सान्या के गाल पर हल्दी लगा दी। कुछ ही देर में पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। दूसरी ओर आर्यन पहली बार खुलकर मुस्कुरा रहा था। धर्मवीर मल्होत्रा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आज तुम्हारे पिता होते तो बहुत खुश होते। आर्यन की आंखें नम हो गईं। एक नई शुरुआत। शाम को आर्यन अकेला बगीचे में खड़ा था।
सान्या चुपचाप उसके पास आई। क्या सोच रहे हो? आर्यन मुस्कुराया। याद है पहली बार जब तुम मेरे ऑफिस आई थी? सान्या हंस पड़ी। और आपने बिना देखे ही मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दे दी थी। दोनों हंस पड़े। कुछ पल बाद आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे नहीं पता भविष्य कैसा होगा, लेकिन एक वादा करता हूं, अब तुम्हें कभी अकेले किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सान्या ने धीरे से कहा। और मैं भी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। शादी का दिन। अगली सुबह मंडप पूरी तरह सज चुका था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। आर्यन और सान्या आमने सामने बैठे थे। इस बार दोनों के चेहरों पर सुकून था। पहला फेरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। तभी एक गार्ड भागता हुआ आया। सर। आर्यन ने उसकी ओर देखा। क्या हुआ? गार्ड ने घबराते हुए कहा। पूरे मेंशन की बिजली बंद हो गई है। अगले ही पल पूरा मंडप अंधेरे में डूब गया। लोग घबरा गए। कुछ सेकंड बाद स्पीकर से एक परिचित आवाज गूंजी। शादी मुबारक हो, आर्यन। वह विक्रम कपूर था। सान्या का दिल जोर से धड़कने लगा। आर्यन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। विक्रम। स्पीकर से हंसी सुनाई दी। तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से खुश रहने दूंगा? अचानक बड़ी स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। उस पर पूरे मेंशन का नक्शा दिखाई दिया। हर कोने पर लाल बिंदु चमक रहे थे। विक्रम बोला। ये सिर्फ लाल बिंदु नहीं है, ये बम है। पूरा मंडप सन्न रह गया। अगर पुलिस ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो 5 मिनट में पूरा मेंशन उड़ जाएगा। रिया रोने लगी। सावित्री जी ने सान्या का हाथ कसकर पकड़ लिया। आर्यन ने गहरी सांस ली। तुम चाहते क्या हो? कुछ पल की खामोशी के बाद विक्रम बोला। बस एक चीज। दूल्हा अकेला मेरे पास आए। अगर तुम आए तो शायद बाकी सब जिंदा बच जाए। कॉल कट गया। पूरा मंडप खामोश हो गया। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी सेहरा उतार दी। फिर सान्या की ओर देखा। सान्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अगर मेरी वजह से इतने लोगों की जान खतरे में है तो यह लड़ाई मुझे ही खत्म करनी होगी। वह मुड़ा और मंडप से बाहर चल पड़ा। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार सान्या उसकी परछाई बनकर उसके पीछे चल चुकी थी। अध्याय 30 अंतिम मुकाबला। मल्होत्रा मेंशन। शादी का मंडप खाली हो चुका था। हर किसी की निगाह आर्यन पर थी, जो धीरे धीरे मुख्य गेट की ओर बढ़ रहा था। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। सान्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में डर नहीं, भरोसा था। मौत का रास्ता। मेंशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक अधूरी इमारत थी। विक्रम ने वहीं आने को कहा था। आर्यन जैसे ही अंदर पहुंचा, चारों ओर अंधेरा था। अचानक एक स्पॉटलाइट जली। बीच हॉल में विक्रम कपूर खड़ा था। चेहरे पर जलने के निशान अब और भी गहरे हो चुके थे। वह मुस्कुराया। आखिर तुम आ ही गए। आर्यन ने शांत स्वर में कहा। मैं आ गया हूं। अब वादा निभाओ। सभी बम निष्क्रिय कर दो। विक्रम हंसा। इतनी जल्दी नहीं। सान्या की योजना। उधर
आर्यन को बिना बताए सान्या, इंस्पेक्टर कबीर और बम निरोधक दस्ते के साथ मेंशन के कंट्रोल रूम तक पहुंच चुकी थी। आईटी टीम ने स्क्रीन पर बमों का सिस्टम खोला। एक विशेषज्ञ बोला, अगर मुख्य ट्रांसमीटर बंद हो जाए तो सारे बम निष्क्रिय हो जाएंगे। लेकिन ट्रांसमीटर कहाँ है? स्क्रीन पर लोकेशन चमकी। वही अधूरी इमारत। आमना सामना। विक्रम ने बंदूक उठाई। जानते हो आर्यन, मुझे तुमसे कभी नफरत नहीं थी। मुझे नफरत थी तुम्हारी खुशियों से। आर्यन ने गहरी सांस ली। तुम्हारी नफरत ने तुम्हारे अपने पिता, तुम्हारे दोस्तों और तुम्हारी जिंदगी सब छीन ली। अब बस करो। विक्रम की आंखें लाल हो गईं। अब बहुत देर हो चुकी है। उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधे आर्यन की ओर बढ़ी। उसी क्षण आर्यन, सान्या दौड़कर बीच में आ गई। धाय! गोली सान्या के कंधे में लगी। वह दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी। सान्या! आर्यन की आवाज पूरी इमारत में गूंज उठी। आखिरी लड़ाई। गुस्से में आर्यन विक्रम पर टूट पड़ा। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। घूंसे, लातें, टूटती दीवारें। आखिरकार दोनों इमारत की छत पर पहुंच गए। नीचे पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया था। विक्रम ने फिर बंदूक उठाई, लेकिन इस बार उसमें गोलियां खत्म हो चुकी थी। वह हंसा। लगता है किस्मत ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। खत्म हो गया विक्रम। चलो, कानून का सामना करो। अंतिम फैसला। विक्रम ने नीचे गहरी खाई की ओर देखा, फिर मुस्कुराया। मैं जेल में नहीं सड़ूंगा। इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, उसने खुद को पीछे की ओर गिरा दिया। कुछ सेकंड बाद नीचे से तेज आवाज आई। विक्रम कपूर का अंत हो चुका था। नई सुबह। कुछ दिनों बाद सान्या पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। मल्होत्रा मेंशन में एक बार फिर शादी का मंडप सजा। इस बार न कोई धमकी आई, न कोई हमला। आर्यन ने सान्या की मांग में सिंदूर भरा। उसने मंगलसूत्र पहनाया। सातों फेरे पूरे हुए। पंडित जी मुस्कुराकर बोले, अब से आप दोनों जीवन साथी हैं। पूरा मंडप तालियों से गूंज उठा। रिया सबसे ज्यादा खुश थी। धर्मवीर मल्होत्रा की आंखों में संतोष था। आर्यन ने सान्या का हाथ थामकर धीरे से कहा, इस बार कोई हमें अलग नहीं कर सकता। सान्या मुस्कुराई, क्योंकि अब हमारा रिश्ता किसी मजबूरी का नहीं, सिर्फ प्यार का है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। तो आगे दूसरे भाग में आर्यन और सान्या की शादीशुदा जिंदगी, बिजनेस की नई चुनौतियां, एक नए दुश्मन और उनके परिवार की कहानी को विस्तार दिया जा सकता है। अगर ये कहानी आपको ज़रा भी पसंद आ रही है तो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है।